हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल वर्ल्ड। तो आज हम अपनी जो है लॉ की क्लास को स्टार्ट करेंगे, जिसके अंतर्गत हम शुक्ला लॉ एकेडमी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं भारतीय दंड संहिता। और अभी तक की जो हमारी कक्षाएं हुई थी उसमें हम लोगों ने बेसिकली जो है अपराध क्या होता है, अपराध की आधारभूत समझ को विकसित किया था। और उसके बाद की क्लास में हम लोगों ने एक संपूर्ण सिलेबस का अवलोकन किया था कि जो हमारा सिलेबस है वो किस तरीके के आता है हमारे पीसीएसजे एग्ज़ाम में। और जो एपीयू का एग्ज़ाम होता है तो उसमें क्या क्या चरण रहते हैं उनके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। तो आज का ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, और इसको अंत तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। तो आज की कक्षा में हम देखने वाले हैं, सबसे पहले हम देखेंगे अपराध के तत्व क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि मानव क्या होता है, दुराशा क्या होता है, और कुछ जो बहुत ज़्यादा पीसीएसजे के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं मैक्सिम्स। कुछ ऐसे लैटिन वर्ड होते हैं या फिर कुछ सूक्तियाँ होती हैं जिनके बारे में अक्सर जो है अभी तक विगत परीक्षाओं में भी पूछा गया, तो हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और अंत में हम देख लेंगे कि मानव की क्षति क्या होती है, तो उसके बारे में हमारी एक समग्र चर्चा हो जाएगी। अभी जो है हम लोग प्रस्तावना के बारे में पढ़ रहे हैं। उसके बाद जब ये प्रस्तावना में जैसे हम कह सकते हैं कि हमारा जो एक निर्वचन खंड होते हैं उनकी एक चर्चा दी गई होती है। जब हम इनको संपूर्ण कर लेंगे उसके बाद सीधे हम धारा 1 में प्रवेश कर जाएंगे, और धीरे धीरे जो हमारी 511 धाराएं हैं उनका हम एक समग्र अध्ययन इसके वीडियो के माध्यम से कर पाएंगे। तो चलिए आज की विषय वस्तु को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है अपराध के तत्व। देखिए, अपराध के तत्व की अगर हम बात करें, तत्व का क्या मतलब होता है, कोई भी तत्व है। जैसे मैंने कहा कि हमारा ये पेन है, इसके तत्व क्या है। तत्व का मतलब है कि ये किन चीज़ों से मिल के बना है। वैसे ही यदि हम अपराध की बात करते हैं तो अपराध का कारण यही होता है कि अपराध जो है या फिर जो क्राइम है वो करने के पीछे रीज़न क्या है। उसके 3 या 4 तत्व जो है हमारी भारतीय दंड संहिता में जो है विख्यापित किए गए हैं। जिसमें अगर हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले की जो हमारी यहाँ पर चर्चा दी गई है, एक मानव जिसे एक विशिष्ट ढंग से संवैधानिक बाध्यता के अधीन कार्य करना है। तो यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं कि मानव है, तो विशेषता मानव को भी यहाँ पर समझ लेते हैं कि मानव क्या होता है। कि देखिए, मानव से तात्पर्य यहाँ पर ये होगा कि किसी अपराध के अंतर्गत किए गए कार्य को विधि द्वारा दंडनीय किए होने पर वह मानव द्वारा किया गया हो। तो थोड़ा सा कानूनी लैंग्वेज होती है, थोड़ी सी क्लिष्ट होती है। तो यहाँ पर अगर इसको हम आसान भाषा में देखें तो इसका मतलब क्या कह रहा है कि अगर कोई मानव ऐसा कार्य करता है जो अपराध की कोटि में आता है और उसके लिए दंड का प्रावधान होता है, तो वह मानव ही जो है उसके लिए जिम्मेदार होगा और वही जो है उसमें जिम्मेदार ठहराया जाएगा। यदि हम प्राचीन काल में थोड़ा सा दृष्टिपात करें तो हम वहाँ पर पाएंगे कि जो हमारे अपराध की श्रेणी थी, जैसे मान लीजिए कि कोई पशु था, अगर एक पशु जो है दूसरा किसी व्यक्ति के खेत में घुसकर उसकी फसल को नष्ट कर देता है, तो ऐसा भी दंड दिया जाता था प्राचीन काल में कि उस पशु का एक कान काट दिया जाता था, उसको फिर बाहर कर दिया जाता था। या कई बार कुछ किसी जो हमारे अतिक्रमण के पशु होते हैं उनने किसी व्यक्ति को सींग वगैरह मार दिया, तो फिर उनको भी जो है उसका बदला लेकर उनको भी राज्य की सीमा के बाहर कर दिया जाता था। तो कुछ एक ऐसी पूरी प्रक्रिया चलती रही। जैसे जैसे हमारा समय बदलता गया तो जो हमारी भारतीय दंड संहिता का तो विकास हुआ ही, साथ में इसमें आमूलचूल परिवर्तन भी हमें देखने को मिला, और जो बहुत ही इसको सहज और एक विकट परिस्थितियों में भी कारगर सिद्ध करता है। तो यदि हम बात करें मानव की, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग कि मानव को यहाँ पर परिभाषित किया गया और यहाँ पर ये बताया गया कि एक मानव जिसे एक विशिष्ट ढंग से संवैधानिक बाध्यता के अधीन कार्य करना है। तो संवैधानिक कह लें या विधिक कह लें, एक ही बात होती है। तो यहाँ पर ये कि जो मानव है वो कोई ऐसा किसी के द्वारा या किसी ने उसके मान लीजिए किसी के गन पॉइंट से ही कोई काम कराया, तो कहेंगे कि बाध्यतावश उसने ये कार्य किया है। तथा जो दंड आरोपित करने के लिए उपयुक्त विषय है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो उसने कार्य किया और वो विधि में अगर उसके लिए कोई दंड का प्रावधान है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा अपराध, और अपराध की कोटि, करने की कोटि। दूसरी अगर हम बात करें, यहाँ पर दूसरा बिंदु की चर्चा करें तो मानव के मन में एक दुराशय है जिसको हम इंग्लिश में ईवल इंटेंट बोलते हैं। इंटेंट का मतलब होता है इंटेंशनली कोई कार्य किया गया। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ऐसे आशय को पूरा करने के लिए किया गया कार्य, ऐसे कार्य द्वारा किया किसी मानव या समाज को क्षति पहुंचाता है। तो देखिए, हम यहाँ पर अगर हम 3 चरण की बात करें तो हमने 3 चीजें यहाँ पर समझी। पहली चीज हमने क्या समझी कि जो हमारा मानव है वो कोई ऐसा कृत्य करता है या फिर कोई ऐसा अपराध करता है
जो किसी विधि में दंड की का प्रावधान रखता है। पहली चीज़ हमने यहाँ पर ये समझी। दूसरी चीज़ ये समझी कि मैं आपसे अगर मैं कहूँ कि मैं लिखना चाहता हूँ, तो लिखने के लिए फिर एक तो मेरा फिजिकल रिएक्शन क्या होगा कि ये मैं मार्कर लेकर बोर्ड पर लिखना स्टार्ट कर दूंगा, और दूसरा उसके बाद जो रिएक्शन आएगा कि मेरे माइंड में वो विचार आया कि इससे पहले मुझे ये कार्य करना है, मुझे लिखना है इस पेन से। तो इसका तात्पर्य क्या है कि किसी भी अपराध को करने के लिए सबसे पहले उसके हमारे माइंड में एक आशय आता है कि हमें ये ऐसा कार्य करना है, तो वही हमारा कहलाता है इंटेंशन, या फिर ह्यूमन इंटेंशन, या फिर जो हम यहाँ पर देख सकते हैं दुराशय जिसको बोला जाता है। उसके बाद समझ लेते हैं ऐसा कार्य किसी द्वारा मानव को समाज को क्षति। अब देखिए कोई ऐसा कार्य कुछ अच्छे कार्य करने की भी सोच आती है, और दूसरा जो है कोई नेगेटिव कार्य करने की भी सोच आती है। तो ऐसी सोच जिससे किसी मानव की या समाज की क्षति हो, तो वो हमारा दुराशय को जो है परिभाषित करता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 3 चीज़ें देख ली, और साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पर मानव भी समझ लिया कि जो हमारी अपराध संहिता है उसमें मानव को किस तरह से परिभाषित किया गया है। अब आगे बात कर लेते हैं इसी की मेंस रिया की। मेंस रिया का मतलब हो गया दुराशय, यानी कि किसी कार्य को गलत भावना से किया गया हो, तो वो कार्य हमारा क्या कहलाता है, वो कहलाता है दुराशय। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि मात्र कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता है यदि उसके मन में अपराधी ना हो। तो अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति ने किसी को कार्य को अंजाम दिया, अगर उसके मन में दुराशा नहीं है, मतलब उसकी इंटेंशनल उसका सही है, तो वो अपराधी नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर गलत आशय से किया गया है तो कार्य हमारा इंटेंशनल अपराधी कहलाएगा। अब लेटेंस की बात कर लेते हैं। मैगजीन की जो ज़्यादातर एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में ये पूछी भी जाती है। तो सबसे पहले एक्टस नॉन फैसेट रेनिम निसी मेन सिट रिया। एक बार फिर देख लेते हैं, एक्टस नॉन फैसेट रेनिम निसी मेन सिट रिया। इसका अर्थ क्या होता है? कार्य स्वयं किसी को दोषी बनाता है जब तक उसका आशय वैसा ना रहा हो। तो देखिए मेन चीज़ यही है कि अगर हम इसको सिंपल एग्जांपल से समझें कि आजकल आधुनिकता के दौर में मोबाइल की बहुत ज़्यादा प्राथमिकता हो गई है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अगर हम आपसे करें कि क्या मोबाइल आपको चलाता है या फिर आप मोबाइल को चलाते हैं, तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर आप उसका सकारात्मक उपयोग करोगे तो वो आपके लिए सकारात्मक चीज़ें को दिखाएगा, अगर आप उस पर नकारात्मक चीज़ें देखोगे तो वो आपके लिए एक नकारात्मकता का साधन है। तो कहने का अर्थ यहाँ पर यही है कि अगर अब कोई ऐसा कार्य है जो आपराधिक प्रवृत्ति को जन्म देता है या फिर उसके दुराशय से किया जाता है, तो वो आपका अपराध की कोटि में आएगा। वही यहाँ पर जो ये मैगजीन दी गई है इसका कहने का तात्पर्य यहाँ पर यही बताया गया है। दूसरी मैगजीन आती है जो इसी से ही निकली है, एक्टस मी इन्विटो फैक्टस नॉन एसेट मेंस एक्टस। एक बार फिर देख लेते हैं, एक्टस मी इन्विटो फैक्टस और नॉन एसेट मेंस एक्टस। इसका मतलब क्या है? मेरे द्वारा मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपने कोई कार्य किया लेकिन उसके लिए दंड का प्रावधान नहीं है, तो आपको दंडित उस विधि में नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आपने वो कार्य किया है और उसके लिए एक स्पेसिफाइड दंड है, जुर्माना है या कारावास है, तो फिर आप उसके लिए दंडनीय कहे जाओगे। अब एक लास्ट एक बिंदु की देख लेते हैं कि हानि क्या होती है। हानि का मतलब है मानव की क्षति। इसको भारतीय दंड संहिता में धारा 44 में बहुत ही अच्छे तरह से परिभाषित किया गया है। कहने का यहाँ पर क्षति का तात्पर्य यही होता है कि किसी को नुकसान पहुंचाना। जैसे आपने किसी व्यक्ति को कोई अपशब्द बोल दिया या उसकी कोई व्यक्तिगत कोई उसको चोट पहुंचा दी, या फिर हम कहें कि उस पर आपने कोई मानसिक दबाव डाला, तो ये सब के द्वारा जो व्यक्ति को एक क्षति होती है या फिर उसकी संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचा दिया, वो हमारा कहलाता है मानव की क्षति। इसी को यहाँ पर परिभाषित किया गया। अब जब हम धारा देखेंगे, धारा 44 को विस्तृत अध्ययन करेंगे, तो वहाँ पर हम इसके और महत्वपूर्ण बिंदुओं को जान पाएंगे। अभी एक हम छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पर देख लेते हैं। आईपीसी की धारा 44 में क्षति को परिभाषित किया गया है, जो किसी व्यक्ति के शरीर, देखिए वही बात आ गई जो मैंने अभी आप लोगों को बताई कि शरीर यानी कि ह्यूमन बॉडी और मन, ख्याति या संपत्ति को अवैध रूप से कारित करती है, तो वो हमारा क्या कहलाएगी? वो क्षति कहलाती है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने समग्र चर्चा करी, अपराध के तत्वों के बारे में देखा, मानव क्या होता था उसके बारे में देखा, दुराशय के बारे में देखा, और दो हम लोगों ने लैटिन मैगजीन्स के बारे में भी अध्ययन किया, और आखिरी में हम लोगों ने मानव की क्षति में किया। अब हम आगे कुछ और इसमें टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको ही समझने के बाद आप भारतीय दंड संहिता की जो धाराएं दी गई हैं और जो उसमें वर्णन दिया गया उसको प्रख्यात रूप में आप समझ पाएंगे। तो आज के लेक्चर को जो है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आभार आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।